राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अक्टूबर मंथ का लास्ट सप्ताह पूर्व से निर्धारित एनसीटी के द्वारा विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2025 साक्षरता हमारी साझा थीम के तहत आज का जो टॉपिक है 5वां दिन, इस सप्ताह का आज 5वां दिन है और बाकी 2 दिन है। आज के जो टॉपिक है एथिक्स और साइबर हाइजीनिंग, मॉरल, बहुत ही इंपॉर्टेंस है और ये पूरे हिंदुस्तान में यह कार्यक्रम चल रही है। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक एक वीक का यह कार्यक्रम एनसीटी के द्वारा प्रत्येक वर्ष कराया जाता है। इसका उद्देश्य वही है, शासन और लोक प्रशासन की नैतिकता और पारदर्शिता की आवश्यकता के बारे में अधिक संवेदनशीलता पैदा करना। लोक प्रशासन में नैतिकता और पारदर्शिता की आवश्यकता के बारे में अधिक संवेदनशीलता पैदा करना। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर इस कार्यक्रम को रखा गया है। भारत के लौह पुरुष और भारत रत्न से सम्मानित सरदार पटेल सर राज्य चाहते थे कि केंद्र के लोग हम पर दखल ना करें। क्या एडमिशन है ना, आप ऑफिस से जाइए। राज्य चाहते थे कि केंद्र के लोग हम पर दखल ना करें। अगर ऐसा होता तो केंद्र से कंट्रोल नहीं हो पाता तो भारत से ही गायब हो जाते। आजादी के समय में कुल 14 राज्य थे, 17 ब्रिटिश प्रांत थे, 565 रियासतें थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के तौर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह निर्णय लिया, अपना एथिक्स लगाए कि केंद्र के द्वारा राज्य पर किस प्रकार से शासन हो। यही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक अनोखा कॉन्सेप्ट सरकार के पास रखा। उस अनोखा कॉन्सेप्ट का नाम था ऑल इंडिया सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से जाना जाता था, जो दुनिया में किसी देश में नहीं है, केवल भारत में है। और यह देन सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही कॉन्सेप्ट के कारण पनप पाई। उनका कॉन्सेप्ट यह था, आईएएस और आईपीएस का सिलेक्शन केंद्र सरकार करे, उसका ट्रेनिंग और प्रशिक्षण भी केंद्र करवाए, और सबसे बेस्ट आईएएस और आईपीएस का प्रशिक्षण केंद्र मैसूर और हैदराबाद में। लेकिन जब पोस्टिंग का समय आए, जब पोस्टिंग राज्य में होगी, तो हर राज्य के 2/3 आईएएस और आईपीएस अन्य राज्य के होंगे, यानी उन राज्य के नहीं होंगे। किसी भी राज्य में 1/3 से ज्यादा होम कैडर के लोग नहीं हो सकते हैं। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का कॉन्सेप्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था। 2/3 बाहर के ही लोग होंगे। किसी भी राज्य के प्रशासन के सारे उच्च पद किसी भी राज्य में जाएं, अगर प्रशासनिक तौर पर देखें, जितने उच्च पदाधिकारी पद पर बैठे हैं, चाहे वो डीएम हो चाहे डीसी हो, डीएम डीसी दोनों एक ही नाम है,
कहीं कलेक्टर बोलते हैं, कहीं डीसी महोदय बोलते हैं। जिला का हेड हो, जिला के पुलिस का हेड हो, एसपी, आईएएस हो चाहे आईपीएस हो, उनके ऊपर के प्रशासन हो, पुलिस के पद हो, ये सभी लगभग 90% लोग उच्च पद पर हर एक राज्य पर बैठे रहते हैं जो आईएएस और आईपीएस कहलाते हैं। भारत के चाहे किसी भी राज्य में दंगा हो या किसी भी प्रकार का समस्याएं हो, चाहे वो नागालैंड हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे कोई अन्य राज्य, उस राज्य के प्रशासन के तौर पर पुलिस के सबसे ऊंचे पद पर बैठे हुए हर 3 लोग में से एक अन्य राज्य के रहते। यह देन सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, जो आज इंडिया के सभी राज्य 14 राज्य से 28 राज्य में शांति और अमन का व्यवस्था बनी हुई है। ये आईएएस आईपीएस ही हमारे राज्य को प्रगति देते हैं, समृद्धिशाली बनाते हैं और राज्य भी सुरक्षित है। ये इनकी मॉरल थी, इनकी कॉन्सेप्ट थी, जिनके जन्मदिन पर आज हम लोग यह कार्यक्रम का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। अब बात आती है एथिक्स की। तो सबसे पहला जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। एनसीटी के नोटिस के अनुसार महाविद्यालय के कॉलेज ग्रुप में 16 तारीख को नोटिस डाला गया था कि आप सभी को पीयूटी ड्रॉप करके महाविद्यालय में 30-31 को उपस्थित होनी है। समयानुसार आपको 10 बजे यहां उपस्थित होनी थी, बट आप नहीं हो पाए। मोन्था चक्रवात के कारण आप नहीं आ पाए। ये चक्रवात हम लोगों के लिए भी था, आप लोगों के लिए भी था, लेकिन आपकी मोरल होनी चाहिए कि हम मुझे इस नोटिस की सम्मान करते हुए महाविद्यालय में 10 बजे पहुंचे। अगर एक्सटर्नल एग्जाम रहती तो क्या करते? अभी बहुत अच्छा एथिक्स का उदाहरण मुझे देखने को मिला रेल प्रोजेक्ट के दरमियान, जो आप लोग को अवेयरनेस का प्रोग्राम पीयूटी के पूर्व डीएम महोदय के द्वारा परिलक्षित कराया गया था। जो बच्चे समय से पहले आते हैं उन 10 बच्चों को सम्मानित किया गया, उससे मोटिवेट होके बाकी बच्चे समय पर आते हैं। यह परंपरा अच्छी है। आप लोग का भी पीयूटी सेंटर पर जाने का टाइमिंग 9 बजे मुकर्रर किया गया है, लेकिन नहीं जा पाते हैं आप लोग। कोई 11 बजे जाते हैं, कोई 12 बजे जाते हैं। ये इस मोरल में आपको चेंजिंग करना पड़ेगा। एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एजुकेशन का। अगर राज्य के सबसे महीन लोग, माननीय राज्यपाल महोदय, सबसे महीन लोग, सबसे गणमान्य लोग, अगर ये सोच ले कि मैं जिस यूनिवर्सिटी का, हमारे राज्य में लगभग 33 यूनिवर्सिटी है, एक सेंट्रल है, 12 राज्य स्टेट गवर्नमेंट के हैं, 18 निजी विश्वविद्यालय हैं और 2 डीम्ड यूनिवर्सिटी। अगर राज्यपाल साहब या कोई गणमान्य व्यक्ति यह सोच के चले कि मैं जिस यूनिवर्सिटी का इंस्पेक्शन करने जा रहा हूं, वहां के वाइस चांसलर मुझे रिसीव करने के लिए गेट पर खड़े रहे, गेट को वो खोले, माल्यार्पण वो करें, तो शिक्षा का सर्वनाश हो जाएगी, शिक्षा बेकार हो जाएगी। अगर कोई वाइस चांसलर किसी महाविद्यालय का इंस्पेक्शन में आते हैं, विजिट में आते हैं, तो वो ये उम्मीद लेकर आए कि प्राचार्य जो वहां के हमारे लिए
माल्यार्पण के लिए गेट पर खड़े रहे, ये भी शिक्षा का सर्वनाश है। ठीक उसी प्रकार शिक्षक प्राध्यापक को जब छात्र सम्मान नहीं करते हैं तो दुखद वाली बात होती है, और जो छात्र शिक्षक का सम्मान कर नहीं पाते हैं उसे राष्ट्र कभी प्रगति नहीं देती, गति नहीं देती, राष्ट्र गति नहीं देती। हमारी मोरल का एक पार्ट है, ये सड़क, ये शिक्षा, ये स्वास्थ्य गवर्नमेंट राज्य सरकार की चीज है हमें मुहैया कराने की। जब राज्य सरकार फेल्योर होते हैं, जिस संस्थान में आप नामांकन लिए हैं, जिस संस्थान पर मैं आज बैठकर यह कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, क्या आवश्यकता थी यह शिक्षा देना? बैचलर ऑफ एजुकेशन की सरकार का, गवर्नमेंट का काम था, ये गवर्नमेंट का मॉरल था कि आपको अच्छी व्यवस्था दे, अच्छी सरकारी संस्थान से पढ़े। आपको जान के आश्चर्य हो गए कि पूरे झारखंड में बीएड के कॉलेज मात्र 4 है। क्यों आवश्यकता पड़ा आज माननीय सांसद महोदया को कि आपके लिए यह एक सुव्यवस्थित बीएड संकाय खोलने की? गवर्नमेंट की मोरल डाउन हो गई, आम व्यक्ति को आगे बढ़ना पड़ा, और आज आपको एक अच्छी शिक्षण संस्थान के तहत शिक्षा अध्यापन कराने का व्यवस्था कराया गया है। ये काम सरकार की थी, सरकार अपने कार्य से हट गए। प्ले स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन हर क्षेत्र में निजीकरण होते जा रहे। और आजकल आप लोग निजीकरण की ओर बढ़ भी रहे। जितने हायर एजुकेशन है गवर्नमेंट संस्थान से नहीं करना चाहते। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में मॉरल पर बहुत बदलाव देखने को मिला है। पहले हम लोग एक पत्र लिखते थे, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। अभी लेटर लिखता हूं, हाय डैड। कहां चलेगी हम लोग की सभ्यता और संस्कृति, किस ओर गतिमान हो रहे हैं? हम युवाओं को सोचना पड़ेगा कि हमारी मोरल कितना लुप्त होता जा रहा है। आप रामायण से, महाभारत से बहुत कुछ सीख सकते हैं, एडॉप्ट कर सकते हैं। हम लोगों के पास बहुत बड़ी एक ग्रंथ है जो पूरा विश्व मानता है और इससे सीखता है। राम के पिता दशरथ, यज, नहावा, ययाति, आयुष, कई पीढ़ी थे उनके। अगर चाहते उनके पिता तो राम को पढ़ाने के लिए कई ट्यूटर घर पे लगा सकते थे, लेकिन ठीक उचित समय में उन्हें उस प्रकार की लिबास पहना के अपने गृह स्थान से गुरु के निवास स्थान तक भेज दिया गया। घर को त्यागना पड़ता है, ये हमारी भारतीय परंपरा की सभ्यता थी, आज भी है। उसी गुरु का स्थान, गुरुकुल का स्थान यह विद्यालय लिया है, जो आप अपना घर को छोड़ के हमारे महाविद्यालय में 6 घंटे तक अध्यापन करने के लिए आते हैं। इसमें भी लुप्त होता जा रहा है। जो चीज, जिस बात में धर्म नहीं हो, चाहे वो पिता की बात हो, चाहे वो माता की बात हो, चाहे वो गुरु की बात हो, उसे आपको एडॉप्ट नहीं करना चाहिए।
आप थोड़ी हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति के पीछे चलें तो देखने को मिलेगा एक ही माँ के 2 संतान है। थोड़ा कल्पना कीजिए, जिस व्यक्ति का सुबह राज्याभिषेक होना है, शाम में नोटिस आता है कि आपको जंगल जानी है, वो चलने के लिए तैयारी करते हैं। एक माँ की बात को पूर्ण करने के लिए, एथिक्स को, मोरल को, माँ की बात को साबित करने के लिए वो जंगल जाते हैं, बन जाते हैं। लेकिन उसी के पुत्र एक भरत है, माता कहती है कि आप उस गद्दी पर बैठिए, राज्याभिषेक होगी आपकी, लेकिन वो माँ की बात को नहीं मानते, कहते मैं नहीं बैठूंगा। अपनी अपनी मोरल है। किसी ने माँ की बात का सम्मान दिया, वो धर्म के साथ थे। किसी ने माँ की बात की नहीं माना, वो अपनी मोरल पर चले। ऐसे कई उदाहरण आपको मिलेंगे। प्रहलाद जी ने अपने पिता की बात नहीं मानी, आपको कहानी आगे पता है। शुक्राचार्य ने राजा बलि की बात नहीं मानी, तो आपको पता है कि क्या हुआ। थे वो चाहे पिता हो चाहे माता हो, जिस बात में धर्म वाली बात हो उसे सुननी चाहिए, उसे माननी चाहिए और उसे स्वीकार करके आगे बढ़नी चाहिए। एक महान व्यक्ति का नाम आता है बुद्ध। जिस पावन धरती पर हम लोग आज खड़े हैं, ये बुद्ध की धरती है। बुद्ध की बचपन थोड़ा बैराग किस्म का था। जब बुद्ध आए थे, सिद्धार्थ आए थे, तो उसकी माता पिता बहुत चिंतित थे। एथिक्स देखिए कहां से मिलेगा आपको, क्या मॉरल थी बुद्ध का। इनमें कई जगह स्टेज पर आपको अभी एथिक्स पर मैं बातें कर रहा हूं, उसमें सुनने को मिलेगा कि बुद्ध की एथिक्स क्या था। ज्योतिषियों ने कुंडली देखकर बताया शुद्धोधन जी को कि यह आपके कुल खानदान को, राज्य को आगे नहीं बढ़ाएंगे, यह वैराग्य बढ़ेंगे। तो उनके लिए सारी घर पर भौतिक सुविधा का व्यवस्था कराया गया। और जब बुद्ध थोड़ा बड़े हुए, किशोरावस्था में आए, उस समय की दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की यशोधरा के साथ उसकी शादी करवाई गई। यशोधरा के पिता ने बुद्ध की एग्जाम लिया था और बुद्ध के एग्जाम में पास होने के बाद उससे विवाह कराया गया। लेकिन बुद्ध बुद्ध थे, बुद्ध का जीवन ठीक ठाक नहीं चल रहा था। कुछ समय के बाद एक बेटा प्राप्ति हुई और राहुल प्राप्त होने के बाद उसके दिमाग, मस्तिष्क विरक्त हो गया और घर छोड़ने के लिए उन्होंने सोच लिया। उनकी मॉरल देखिए किधर जा रही। 29 साल की अवस्था में मध्य रात्रि में बिना पत्नी को बोले, बिना पुत्र को बोले, पिता को बोले, घर से निकल गए। और ज्ञान की खोज की चले गए। जब ज्ञान की खोज कर पाए, उसी दरमियान में उसकी पत्नी की एक युक्ति आती है। इतिहास में कहीं जिक्र नहीं मिलती इस युक्ति का। घर छोड़ने से पुत्र पिता से भी संवाद किए होंगे कि मैं छोड़ना चाहता हूं। पिता ने उसे समझाया बुझाया कि ऐसा ना करिए। पत्नी से भी संवाद हुई होगी कि हम लोग सब आपके ऊपर आश्रित हैं, अभी बच्चे चलना शुरू नहीं किए हैं, आप घर छोड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन इसका जिक्र कहीं नहीं मिलता है। संवाद जरूर किए होंगे, इसकी जिक्र नहीं है। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, जब घर छोड़ के बुद्ध चले गए, तो बौद्ध परंपरा में इसे महाविनस गमन कहते हैं। बुद्ध का अपना घर निकल जाना। और बुद्ध जब घर छोड़ के चले गए, तो मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा के प्रोस्पेक्टिव से देखते हुए कहते हैं
यशोदा बहुत परेशान थी। भाई परेशान क्यों ना हो, जिसका पति चला गया हो, जिसके बच्चे का पिता चला गया है, मजाक थोड़ी है। राजा सुशोधन परेशान है, उसका उत्तराधिकारी चला गया। यशोधरा इतनी परेशान है, बहुत लंबे समय तक छंद आता है, लेकिन बुद्ध पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने मॉरल पर अडिक्ट है। मुझे ज्ञान की खोज के लिए निकलनी है, संसारिक जीवन से बाहर जानी है तो जानी है। एक लंबे समय तक छंद आता है यशोधरा का, वह कितनी परेशान है, बेचैन है। लेकिन यशोधरा की सबसे बड़ी परेशानी की बात यह नहीं है कि बुद्ध चले गए, उसकी सबसे बड़ी परेशानी की बात थी कि बिना बताए चले गए। क्या मेरे ऊपर भरोसा नहीं था? बुद्ध अपने सखी से कहते हैं, सिद्धू हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात। सिद्धू हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात। चोरी चोरी गए, यही बड़ी व्याधा है। सखी वह मुझसे कहकर जाते, क्या मुझको अपनी पत बाधा ही पाते? क्या रास्ता में रोकती? उसका मन यही, उसके मन में यही मलाल थी, और वह अपने जीवन भर में लेट गो नहीं कर पा रही थी, आगे नहीं बढ़ पा रही थी, परेशान रहती थी। फिर बुद्ध चले गए। 6 साल के बाद उन्हें बौद्ध गया में बौद्ध वृक्ष के पास ज्ञान प्राप्त हुई। इसके आगे और बहुत बड़ी मॉरल आपके सामने ला रहा हूं। 5 शिष्य उनका लेफ्ट कर गए, और बुद्ध की जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब ख्याति बढ़ी उनकी, तो पिता से मिलने की, पिता ने पुत्र से मिलने की इच्छा जाहिर की। जो भी व्यक्ति बुद्ध से मिलने के लिए जाते थे, वह बौद्धम शरणम गच्छामि कह के बुद्ध के ही हो जाते थे। तो पिता ने बुद्ध के बचपन का एक दोस्त को बोला कि तुम जाके ये शब्द बोलना कि पिता तुमसे मिलना चाहते हैं। बचपन के मित्र गए, बुद्ध को बोला। बुद्ध ने कहा, पिता की पुकार है तो मैं अवश्य जाऊंगा पिता से मिलने के लिए। पिता से मिलने गए। बुद्ध की एथिक्स देखिए। कपिल वस्तु का नाम है जगह, नेपाल, सिद्धार्थ नगर से नेपाल के बॉर्डर के बीच में कपिल वस्तु मिलेगी। बहुत सुंदर जगह है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत बहुत ही अच्छा जगह है, देखना भी चाहिए। आप लोग सब जाके देखिए कपिल वस्तु। जब पिता के आदेश को मानने के लिए बुद्ध अपने घर कपिल वस्तु गए, तो रात में एक धर्मशाला में रुके। अब वहां हल्ला मच गया कि राजा का बेटा धर्मशाला में, लेकिन उन पर कोई फर्क नहीं पड़ी। वो अपने मॉरल, अपने एथिक्स पर अडिक्ट थे। बुद्ध ने कहा, भाई देखो, मैं राजा का बेटा बनकर नहीं आया, मैं बुद्ध बन के आया। सुबह उठकर भिक्षा मांगने लगे। वो अपने दिनचर्या में थे, अपने रूटीन में थे, अपने मॉरल को फॉलो कर रहे थे। जिस राज्य के पिता राजा हैं, उसी राज्य में भिक्षा मांग रहे उसके पुत्र। सुबह उठकर भिक्षा मांगने लगे। उसी इलाके में, अपने पिता के राज्य में ही, उसके पिता राजा ने माथे पर सिर रखकर सोचने लगा कि यह मेरा पुत्र कर क्या रहा है। बुद्ध ने सूचना भेजवाया कि मैं बुद्ध हूं, बेटा नहीं हूं आपका, संजोग से ठीक हूं, मैं मिलने तो आ रहा हूं, पर मैं बुद्ध होकर आ रहा हूं। मेरी ये दिनचर्या है, मेरी ये नियम है, भिक्षा से ही मेरी जीवन चलती है। मैं राजा का पुत्र हूं, बल जरूर। क्या स्टेप कर लीजिए, देखो इनको पेपर वर्क दीजिए। ठीक। अपने मोरल से वह अडिक्ट थे। राजा के पुत्र होते हुए भी भिक्षा मांगी,
धर्मशाला में रुके, तनिक चेंज नहीं हुआ, क्योंकि वह अपने ऊपर, अपने मोरल के ऊपर अडिग थे, रहे। पिता से जब मिलने गए तो सारे लोग से मिले, पिता से भी मिले, संबंधियों से मिले, भरी राजसभा में सबसे मिले, लेकिन उस सभा में यशोधरा नहीं आई थी। अब यहां देखिए मोरल बुद्ध की फिर से, यशोधरा नहीं आए मिलने के लिए, वो लेट गो नहीं कर पा रही थी, उसके मन में दर्द था। छुप के क्यों गया? पता बेटा तो बुद्ध ने पिता से पूछा, यशोधरा कहाँ है? बोली कि वह कह रही है कि यदि बुद्ध मिलना चाहेंगे तो फिर मिले खुद मुझसे, मैं बुद्ध से मिलने नहीं जाऊंगा। जिसके सामने सारी संसार नतमस्तक है, उसकी यशोधरा उनसे मिलने नहीं जा रही। ये यशोधरा का स्टेटमेंट है कि बुद्ध को मिलना होगा तो मेरे पास खुद मिलने आएंगे। आत्मसम्मान की भी कोई चीज होती है, मैं बुद्ध से मिलने नहीं जाऊंगा। वो संसार के लिए बुद्ध हो सकते हैं, मेरे लिए वो सिद्धार्थ थे और अभी भी सिद्धार्थ है। ये सूचना बुद्ध को मिली तो बुद्ध बोले मैं यशोधरा से खुद मिलने जाऊं। एक कमरे में यशोधरा बैठी थी राहुल के साथ। तब राहुल छोटा नहीं था, 6-7 साल का हो चुका था, जो एक छोटा बच्चा दिख रहा है। मिलने के बाद अपने मन में क्या ख्याल आ रहा होगा उस रूम में? यशोधरा है, राहुल है और भगवान बुद्ध है। यही बोलेंगे जाके ना, सॉरी मैंने गलती किया, आई हर्ट यू, आई रियली फील, ये सब बोले होंगे। पर बुद्ध ऐसा कुछ नहीं बोले। वो बुद्ध थे, बुद्ध अपनी मोरल पर अडिग रहे। उन्होंने एक ही शब्द कहा, भिक्षाम देहि, भिक्षा दो। यशोधरा कितनी महान महिला रही होगी उस जमाने की, उसने अपने बेटे राहुल को बाप के हाथ में दे दिया। लेट गो का इससे महान उदाहरण पूरे संसार में नहीं है, इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा। आखिर तुमने आके झुककर मुझे कुछ मांगा, यही सही है। उसके अंदर जितनी ईगो थी, अहंकार थी, भावनाएं थी, सब भूल गई, सब विकलित हो गई, विचलित हो गया, विगलित हो गया, सब आंसुओं में बह गए। जब वह बुद्ध गॉड होके एक नारी के सामने झुककर भिक्षा मांगी, औरत परेशान थी, मुझसे बिना बताए चला गया, वह अपने बेटे को दे दिया, इसको लेकर जाओ। तो अब यशोधरा कहती है कि आप महान काम कर रहे हैं, आपके महान काम में मैं बाधा क्यों उत्पन्न करूं? और मुझे तो ये खुशी होगी कि मेरे पति महान काम कर रहे हैं। इस जीवनी को मेरे आपके पास लाने का एक ही उद्देश्य था, अपनी मॉरल, अपनी एथिक्स। ऐसे हमारे ग्रंथों में अनेकों अनेक कहानियां भरा पड़ा है, जिससे लेके हम अपने जीवन को मोटिवेट कर सकते हैं और निचले स्तर से उच्च स्थान तक जा सकते हैं। कई चीजें ऐसे मिलेंगे, राधा कृष्ण की प्रेम की प्रकाष्ठा मिलेगा, सीता माँ और राम की गार्हस्यिक गाथा मिलेगी। ऐसे अनेकों अनेक चीज आपके सामने रखने को है। अब ये थी एथिक्स के बाद, इसके बाद आती है आपको
डॉक्सी की तरफ से और उन्होंने जोकर दूसरी topic किनकी माइक ऑफ वो पहला निकालो बस देखते देखते वहां पर खिलाड़ी उनके डाउन कर दिए गए और क्या आपको एक प्लेयर होता हुआ टीम कोच का वो आगे बढ़ने वाला रिकॉर्ड टावर की तरफ चलेगा कोच का यानी कि टीम अशोक जी माइक मत दीजिए इनका। मतलब यदि गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है, मानव में यदि गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है, तो अपनी शिक्षा और प्रतिभा उसकी व्यर्थ है। साइबर हाइजीनिक नेक्स्ट टॉपिक की ओर जा रहा हूं। हमारी नई पीढ़ी बहुत ही युवा अवस्था में साइबर स्पेस से रूबरू हो रही है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे ऑनलाइन गेम्स खेलने, मित्र बनाने, सोशल नेटवर्किंग साइट का प्रयोग करने अपना अधिकांश समय व्यतीत करते हैं। साइबर स्पेस में वास्तव में विश्व भर के करोड़ों ऑनलाइन उपयोगकर्ता से जोड़ता है। आज इंटरनेट, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, संचार प्रौद्योगिकी, अन्य उपकरण हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है। कल्पना कीजिए कि हम अपने प्रत्येक दिन का कितना समय इन स्मार्ट उपकरणों पर उपयोग करने पर खर्च करते हैं। दैनिक गतिविधि का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। लेकिन जो जितनी सुविधाजनक चीज है, उसका फीडबैक उतना ही खतरनाक है। साइबर सुरक्षा स्वयं को साइबर अपराधों से बचाने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों के प्रति अनभिज्ञ है। आज सरकार को इसके लिए नियम कानून बनाने पड़े। साइबर अपराध है क्या? 2017 के दौरान भारत में 5300 से अधिक साइबर सुरक्षा संबंधित घटनाओं की सूचना प्राप्ति हुई है। 2017 के दौरान तो चिंता करने की बात नहीं है, एहतियात बरतना है। सजग रह के आप स्वयं को साइबर अपराधों से बचा सकते हैं। इसके लिए कुछ अवेयरनेस करने के लिए हम लोग आज उपस्थित हुए हैं। साइबर अपराधियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कुछ सामान्य तरीका, किस प्रकार से साइबर आपको अपना शिकार बनाते हैं। ईमेल स्पूफिंग के द्वारा बनाते हैं। दोषपूर्ण फाइल एप्लीकेशन, इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहती। साइबर बुलिंग, पहचान चुराना, नौकरी संबंधी जालसाजी, ब्रेकिंग फ्रॉड, इन सभी कारणों से आपको अपराधी का शिकार बनाते हैं। साइबर बुलिंग उन साइबर खतरों में से एक है जिनका सामना बच्चों और युवाओं द्वारा किया जा रहा है। यद्यपि साइबर बुलिंग से कोई भी प्रभावित हो सकता है। साइबर बुलिंग से तात्पर्य इंटरनेट या मोबाइल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अभ्यास, घाटिया या तकलीफदेह संदेह, टिप्पणियां एवं इमेज वीडियो भेजकर किसी को जानबूझ करके तंग करना, डराना, धमकाना। किसी साइबर बुली द्वारा दूसरों को डराने धमकाने के लिए मैसेज, ईमेल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेब पेज, चैट रूम आदि का प्रयोग किया जाता है। साइबर बुलिंग का शिकार होने से आप कैसे बच सकते हैं? किन किन बातों पर आपको ध्यान देना है कि हम इस सब से सेफ रहें, बच सके? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनजान व्यक्तियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार ना करें। सुंदर पिक देखे, सुंदर बिल्डिंग देखा, एक्सेप्ट कर लेते हैं।
सोशल मीडिया के अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी निजी सूचनाएं जैसे जन्मतिथि, पता, फोन नंबर साझा ना करें। आपकी ऑनलाइन पोस्ट तक कौन पहुंच सकता है, इसके लिए आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्राइवेसी सेटिंग में जाएं। ये सब आपकी सेफ्टी का रूल है। ये याद रखें कि आप जो भी ऑनलाइन पोस्ट कर रहे हैं वह वहीं रहता है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि सतर्क रहें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कमेंट्स या पोस्ट में अपना फोन नंबर या निजी ब्यौरा साझा ना करें। कभी भी अनजान स्रोतों से अनावश्यक अपसेक्टियर और एप्स जैसे डेटिंग एप्स, ऑनलाइन गेम्स आदि का व्यवहार ना करें। चैट रूम से चैटिंग करते समय आपको विशेष रूप से सतर्क होना चाहिए। चैट रूम में अपने निजी ब्यौरा कभी साझा ना करें और अपनी पहचान को सीमित रखें। यदि किसी दोस्त या अनजान व्यक्ति को पोस्ट पढ़कर आप दुखी महसूस कर रहे हैं तो उस पर आक्रामक उत्तर ना दें। यह आपके लिए पीड़ादायक हो सकता है। आक्रामक उत्तर देने से बचें। नकारात्मक कमेंट ना करें, वो आपकी वहां सेफ रहती है। यदि पीड़ाकर पोस्ट मैसेज उसके दोस्त का हो तो दोबारा ऐसा ना करने का अनुरोध उससे कर सकते हैं। यदि बार बार इस प्रकार का मैसेज पोस्ट प्राप्त करते हैं तो कृपया तत्काल अपने माता पिता या बड़ों को इसकी जानकारी दें, जिससे वह आपको सहायता प्रदान कर सके। अपने माता पिता और गुरु या अपने बड़ों को आपको कोई प्रेशर दे रही है, आपको पोस्ट कर रही है बार बार, तो तुरंत सूचना दें। कृपया यह भी याद रखें कि एक अच्छा इंटरनेट उपयोगकर्ता होने के नाते आपको घटिया कमेंट या दुखमयी मैसेज या परेशान करने वाली पिक्चर्स, वीडियोस ऑनलाइन शेयर नहीं करनी चाहिए। यदि आप साइबर बुलिंग पीड़ित हैं तो आपको क्या करना चाहिए? अगर किसी प्रकार से आप शिकार हो चुके हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए? बहुत लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, घूट घूट के रह जाते हैं। मुझे क्या करना चाहिए, उसके चारों ओर दिशाएं बंद हो जाती है, घोर घना घटा अंधेरा छा जाता है उनके सामने। ऐसी स्थिति में आपको तत्काल अपने माता पिता, बड़ों को सूचित कर रहे कि मैं इस कारण से डिप्रेशन में हूं। आप जितना छुपाएंगे आप उतने अपने आप को गलाएंगे। यदि आपको कोई डरा धमका रहा हो तो तत्काल अपने माता पिता, बड़ों को सूचित करें, या ना सोचें कि आपके माता पिता आपके ऑनलाइन कार्यकलाप को प्रतिबंधित कर देंगे या आपसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन का उपयोग ना करने के लिए कहेंगे। उन्हें सूचित करना एक महत्वपूर्ण अंग है ताकि वह आपकी सहायता और मार्गदर्शन करें। पूरी बात स्पष्ट रूप से सामने माता पिता, बड़ों को बताएं। क्या है सर? सीएलसी मेरे पास अभी है नहीं सर, तो 5 दिन में 5 दिन में पुटअप कर देंगे तो जी सर अभी जाएंगे। बुली का पहचान। ये साइबर बुलिंग पीड़ित व्यक्ति को क्या करना चाहिए, किस प्रकार से बचना चाहिए? तो सबसे पहला पॉइंट आपका कि माता पिता और बड़ों के पास अपनी बातों को शेयर करें, खुला दिल से करें। माता पिता आपके दुश्मन नहीं है, आपके बड़े, आपके गुरु, आपके हित के लिए आपको प्रोत्साहन देंगे, आपको सही मार्गदर्शन देंगे। बुली का पहचान करें, पोस्ट मैसेज कलेक्ट और सेव करें, किस प्रकार का आपको मैसेज करके वो परेशान कर रहे हैं। बुली को कभी भी आक्रामक उत्तर ना दें। जो आपको परेशान कर रहा है उसको आक्रामक उत्तर मत दीजिए, एग्रेसिव मत होइए उसके साथ आप। यदि आपके माता पिता, बड़ों की जागरूक महसूस हो तो बुली के खिलाफ शिकायत करने के लिए पुलिस स्टेशन से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके माता पिता इन चीजों से अवगत हैं तो बुली के खिलाफ, जो आपको परेशान कर रहे हैं, उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में संपर्क करके एफआईआर दर्ज कर सकता है ताकि उसको सही दिशा और दशा पता चल सके। ये थी आपको साइबर 3rd डिग्री टॉर्चर करने का से बचने का उपाय।
इंस्टॉल करा। आप स्वयं को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? अगर इस प्रकार के शिकार होते हैं तो आप स्वयं को कैसे सुरक्षित रखेंगे? ऑनलाइन गेम खेलते समय दूसरे खिलाड़ी के साथ अपनी व्यक्तिगत सूचना, नाम, जन्मतिथि, पता, पैन कार्ड, दूरभाष नंबर साझा ना करें। आप जब ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं तो अपने माता पिता के क्रेडिट कार्ड का उपयोग, डेबिट कार्ड का उपयोग का ब्यौरा किसी भी व्यक्ति को, अनजान व्यक्ति को ना दें। अप्रतिष्ठित निःशुल्क ऑनलाइन गेम वेबसाइट का डाउनलोड किए गए गेमों का कभी भी इंस्टॉल ना करें। अपने कंप्यूटर, स्मार्टफोन या हाथ में रखे जाने वाले किसी यंत्र पर हमेशा अच्छे वाला एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखें। ये सारी चीज आपके हित के लिए था, सुझाव के लिए था कि किस प्रकार से आप बच सकते हैं। एक ऑथराइज्ड वेबसाइट है, ऑथराइज देखिए, साल 2017 में क्रेडिट, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग धोखाधड़ी से संबंधित कुल 1785 मामले दर्ज किए गए थे। इसमें कुल 71.48 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था केवल साइबर क्राइम से। 2017 की रिकॉर्ड है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के माध्यम से स्कैम करके, धोखाधड़ी करके कुल 1785 मामले दर्ज कराए गए, जिसमें 71.48 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। अमिताभ बच्चन की पैसे स्कीम करके निकाल लिया जाता है, जिला के कलेक्टर का पैसे निकाल लिया जाता है, केवल सीबीसी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एसएमएस, ओटीपी बताने पर। तो आप बैंक तथा कार्ड का ब्यौरा जैसे ऑनलाइन अकाउंट, पासवर्ड, कार्ड नंबर, सीबीसी, वैधता समाप्ति तिथि, पिन, ओपीटी आदि किसी से भी साझा ना करें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और ये अंतिम पड़ाव में मैं चल रहा हूं, इसे हमेशा ध्यान रखिए। यह सुनिश्चित करने के लिए आप सुरक्षित बैंक वेबसाइट पर पहुंचें। बैंक के सुरक्षा प्रमाण पत्र, ब्यौरा और विभिन्न साइनों जैसे ग्रीन एड्रेस, लाइन एड्रेस के बारे में ऑनलाइन तथा HTTPS की जांच करें। हमेशा ध्यान दें कि वेबसाइट HTTPS से शुरू हो रहा हो तो उसे डाउनलोड कीजिए। HTTPS वाले वेबसाइट URL आपके डाटा के वेबसाइट पर तथा उसे किसी प्रकार की हानि से, सुरक्षा से बचाता है। जो वेबसाइट HTTPS से आरंभ नहीं होती है उस पर आप अपना गोपनीय सूचना, ऑनलाइन अकाउंट, पासवर्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सीवीसी, वैधता समाप्ति, पिन, ओटीपी इत्यादि कदापि साझा ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था कि आपको किस प्रकार से बचना चाहिए और कौन सी चीज से कहां साझा नहीं करना चाहिए, उससे भी बचना चाहिए। अंत में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है साइबर दोस्त के कुछ सुझाव। साइबर हमारा दोस्त भी कैसे है, इसका क्या सुझाव है? साइबर सुरक्षा, नए खतरों और साइबर अपराधों से बचने के उपाय के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करिए। अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करिए। अच्छे साइबर सिटीजन बने, साइबर सुरक्षा के लिए एहतियात बरतें और अपने मित्रों और परिवारों को भी बताएं। आप अपने ही सुरक्षित ना रहिए, पहले एहतियात बरतिए,
अपने मित्र को भी सुरक्षित कीजिए और परिवार को भी बताइए। आईक्यूसी कोऑर्डिनेटर सादर आमंत्रित हैं राजेश पांडे सर कि आज के टॉपिक पर अपनी विचार को प्रस्तुत करें। राजेश पांडे सर। धन्यवाद सर। रमेश प्रसाद यादव शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के इस आज के एक दिवसीय ऑनलाइन कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जिसका थीम है एथिक्स, इंटीग्रिटी, साइबर हाइजीन, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हमारी प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मी सरकार महोदया। इस कार्यक्रम को अपने बखूबी अच्छे ढंग से संचालित कर रहे डॉक्टर संजीव कुमार सर। इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित सारे शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारीगण और आप सारे प्रशिक्षुओं, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, एनसीटी की ओर से प्राप्त निर्देश के आलोक में महाविद्यालय की ओर से विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2025 मनाया जा रहा है, जिसका थीम है विजिलेंस आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सतर्कता हमारी एक साझा जिम्मेदारी है। वो किसी एक का जिम्मेदारी नहीं हो सकता है, न तो कंट्री का जिम्मेदारी केवल हो सकता है, न तो केवल लेजिस्लेटिव का पार्ट हो सकता है, न केवल न्याय प्रणाली का बात हो सकता है, और न ही केवल कार्यपालिका की बात हो सकती है। ये तीनों का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कि हम सतर्कता को बरतें। और आज का जो थीम हमारा है उस पर हमारे डॉक्टर संजीव कुमार सर ने बहुत विस्तृत रूप से, व्यापक रूप से आप लोगों के बीच में उन्होंने प्रस्तुत करने का कार्य किया है। आपकी कैपेसिटी को बिल्डअप करने का कार्य किया है। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम का उद्देश्य होता है कि आपकी क्षमताओं का वर्धन करना। आपका ऐसा नहीं कि हम क्षमता को कहीं बाहर से लाएंगे बल्कि आप जो चीज जान रहे हैं उसी में ऐड ऑन होगा। केवल उसको ऐड किया जाता है, उससे बाहर कोई बातें नहीं होती है, कुछ भी नहीं होती है। आज का जो थीम है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड साइबर हाइजीन, ये हम सारे लोगों के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। नैतिकता आपको निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करती है। सत्यनिष्ठा, आप जो निर्णय लेते हैं उस निर्णय को धरातल पर लाने में, धरातल पर प्रकट करने में सत्यनिष्ठा आपको सहयोग करती है। और साइबर हाइजीन आपको आज के इस डिजिटली एरा में आपको एक सुरक्षित वातावरण और एक सुसभ्य नागरिक बनने का सुअवसर प्रदान करती है। प्रशिक्षुओं, एनसीटी के निर्देशानुसार यह जो कार्यक्रम किया जा रहा है और जो थीम हम लोगों को जो मिला है, ये थीम हम लोगों अपने से नहीं लिए है, ये एनसीटी का ही थीम था, वहीं से थीम मिला हुआ है। और इस थीम जो है सो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑफ इंडिया का है, उसके पत्राचार के माध्यम से भी ये थीम आया है।
ये तीनों पॉइंट जो है, इथिक्स, इंटीग्रिटी और साइबर हाइजीन, हमारे दैनिक जीवन का, हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप बिना नैतिक रूप, जब तक आप नैतिकता का अनुपालन नहीं करेंगे, मोरलिटी को आप आधार नहीं बनाएंगे, बेस नहीं बनाएंगे, नैतिकता का अनुसरण नहीं करेंगे, आप अच्छे निर्णय नहीं ले पाएंगे। आप शिक्षण संस्थान में शिक्षक बनने के लिए आए हुए हैं, और आप जानते हैं कि एक शिक्षक को अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में के साथ साथ व्यावसायिक क्रियाकलापों में, साथ ही साथ एक सुसभ्य नागरिक होने के नाते आपको जो भी निर्णय लेना पड़ेगा उसमें स्वहित से उठ करके परहित, अंत्योदय की बात करनी होगी। आप सेल्फ सेंट्रिक होकर के आप निर्णय नहीं ले सकते हैं। आप स्टूडेंट सेंट्रिक होना पड़ेगा, आपको लर्नर सेंट्रिक होना पड़ेगा, और वो आप तब हो पाइएगा जब आप इथिक्स का अनुपालन करेंगे। आप में एथिक्स के जो रूल्स हैं, जो नियमावलियां हैं जीवन के, मानव जीवन के, सांसारिक जीवन के, संवैधानिक जीवन के, न्यायिक जीवन के, उन नियमावलियों को जब आप अनुपालन करेंगे, उन नियमावलियों का जब अनुसरण करेंगे, तभी आप जो है सो एथिकल बन सकते हैं, नैतिक बन सकते हैं। अदरवाइज आप नैतिक नहीं हो सकते हैं। नैतिकता का विकास कोई एक दिन की बात नहीं होती है, बल्कि वो जन्म से लेकर के लगातार ये अर्जित की हुई क्षमता है आपकी। आप एक दिन में अपनी क्षमताओं का विकास नहीं कर लेते हैं। नैतिकता का विकास एक दिन में होती नहीं है। आप चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का जो पेपर पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि उसमें कोलबर्ग का भी मोरल डेवलपमेंट का थ्योरी है, और भी बहुत सारी विद्वानों की थ्योरी है जो आपको सहयोग करता है कि हम किस प्रकार से मोरल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको एथिकल बनना पड़ेगा, और जब आप एथिक्स के आधार पर अपने जीवन के निर्णय लेंगे तो फिर आपको सत्यनिष्ठा का पालन करना पड़ेगा कि हाँ, अगर मैं निर्णय ले लिया हूं तो फिर आपको सत्य होकर के सत्यनिष्ठा के साथ में उसको अनुपालन करना पड़ेगा। वहां पर फिर आपको वाइसनेस नहीं करना पड़ेगा, वहां पर आपको फिर किसी की चेहरा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पे केवल और केवल आपको एक चीज देखना होगा कि नैतिकता क्या कहती है, नीति क्या कहती है। जब आप सत्यनिष्ठा का अनुपालन करेंगे तो आपका ली हुई जो निर्णय की क्षमता है, जो आपने निर्णय लिया था, वो धरातल पर दिखने लगेगा और आसानी से आपका वो व्यवहार में परिलक्षित होने लगेगा। आपका व्यवहार का एक हिस्सा हो जाएगा, आपके व्यक्तित्व का एक हिस्सा हो जाएगा। और इन सारी चीजों के बीच में कोरिलेट करने के लिए अपने आप को आपको इस डिजिटली एरा में 21st सेंचुरी में, जहां पे आप इतने टेक्नोलॉजिकली घिर चुके हैं, साउंड हो चुके हैं, जो नीड है आपके दैनिक दिनचर्या की, आपके जीवन की, आपके शिक्षा की, आपके सभी पार्ट्स का, उसके बिना आप जब तक आप साइबर हाइजीनिक का ख्याल खुद नहीं रखेंगे तो आपका ये, चाहे वो स्टूडेंट का लाइफ हो, चाहे ट्रेनिंग का लाइफ हो, चाहे आपका टीचर के रूप में लाइफ हो, प्रशासक के रूप में लाइफ हो, या एक फैमिली के रूप में हो, या सिटीजन के रूप में हो, आप अपने उद्देश्य को पूर्ति नहीं कर पाएंगे, अपने निर्णयों को धरातल पर उतारने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। प्रशिक्षुओं, इससे पूर्व संजीव सर ने साइबर हाइजीनिक के लिए बहुत सारे आपको एहतियात करने के लिए, सावधानियां बरतने के लिए उन्होंने आपको तरीका उन्होंने बताया है। आप उसका अनुपालन करें और विशेष रूप से आप अपने आप को साइबर सिक्योरिटी दें,
साइबर सुरक्षित रखें अपने आप को सोशल मीडिया से, खास करके आज का जो एआई का जिंदगी है, एआई से अपने आप को थोड़ा सा सुरक्षित रखें, क्योंकि आपको ये पता है कि एआई क्या कर सकता है। तो ठीक है, इन्हीं बातों के साथ में मैं आज की अपनी यह वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता को।